हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। तो गाइस, जैसे कि हमने एक फिजिक्स का सेशन स्टार्ट किया था, तो इस सेशन के अंदर हमने डायमेंशन की 3 क्लासेस कर चुके हैं। डायमेंशन का जो हमारा टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। डायमेंशन की हमने 3 क्लास की है। इस मंडे को हम क्या करेंगे, जो अभी मंडे आएगा उस दिन एक टॉपिक करेंगे, एरर और सिग्निफिकेंट फिगर का एक टॉपिक है, वो उसी क्लास में करवा दूंगा। क्योंकि गाइस अभी हमारे पास क्या है, 3 दिन है। जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल बताया था, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सॉरी, इस बार टेस्ट नहीं दे पाया, पर इस बार पक्का टेस्ट मिलेगा। जो आने वाली क्लासेस है उनका टेस्ट पक्का मिलेगा, ठीक है। तो क्या था, एरर और सिग्निफिकेंट फिगर हम मंडे करेंगे। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन के अंदर हम वेक्टर को पूरा कर देंगे, क्योंकि एक टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसलिए उस टॉपिक को लेके चलेंगे। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम रहेगा वेक्टर और स्केलर। क्या रहेगा? वेक्टर, एक सदिश और एक स्केलर। एक स्केलर के बारे में, एक अदिश के बारे में। क्लियर है? तो हम वेक्टर और स्केलर की बात करेंगे, एक सदिश और एक अदिश की बात करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम कहते हैं कि जैसे मान लो उदाहरण हमने लिया 5 किलो चीनी, 5 kg शुगर, 5 किलोग्राम चीनी, या मैं कह देता हूं 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 2 लीटर मिल्क, ठीक है। या फिर कह देता हूं 100 रुपीज मतलब 100 रुपए, ठीक है। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती गाइस। ये जो सारी चीजें देख रहे हो, अब ये थोड़ी कहोगे कि भाई 5 किलो चीनी नॉर्थ में गई, उत्तर की तरफ गई, साउथ में गई, दक्षिण की तरफ गई। वहां पे हमें डायरेक्शन नहीं बतानी होती। वहां पे हम सिर्फ क्या करेंगे, हम उसकी मात्रा पर ध्यान देंगे। अगर चीनी की कभी भी बात आई तो कितनी, क्या शब्द पूछा जाएगा? हाउ मच, हाउ मच, ठीक है। या फिर अमाउंट पूछी जाएगी, मात्रा पूछी जाएगी। तो गाइस ध्यान रखेंगे, जिन चीजों का सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, जिनका सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मान हो, उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं, अदिश कहते हैं। गाइस यहाँ पर आप पूछ के देख लो, हाउ मच शुगर, कितनी चीनी, हाउ मच मिल्क, कितना दूध, ठीक है। हाउ मच, हाउ मेनी, ये शब्द आपको मिलेंगे, हाउ मेनी। जब इन सवालों का जवाब जिन संख्याओं के बारे में आप दे सकते हो, वो आपकी क्या रहती है? स्केलर रहती है, ठीक है। बट इन विच डायरेक्शन, ये शब्द वहां पे नहीं मिलेगा। क्लियर करते हैं कैसे? भाई मैंने कहा कि 5 किलो चीनी, 5 किलो चीनी, सीधी सी बात है यार, कितनी चीनी है? 5 किलो, ठीक है। वैसे तो 1 किलो में नहीं मापी जाती, जिसमें हम तोलते हैं तो किस में मापी जाती है? न्यूटन में मापी जाती है। एक बार मैं पिटा भी था इस बात को लेके। मैंने माँ को कहा घर पे आके कि माँ 5 न्यूटन चीनी लेके आया हूँ, तो फिर तो समझते हो भाई क्या होना चाहिए था, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता है, ये जो चीजें मापी जाती हैं, किस में मापी जाती हैं? वेट इनका होता है, भार। क्या होता है? वेट होता है, भार होता है, तो न्यूटन में मापी जाती हैं। पर घर पे एक्सपेरिमेंट करना मत, क्या कहना कि 5 किलो चीनी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? तो 5 किलो चीनी या 2 लीटर दूध, 2 लीटर मिल्क, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर हमने क्या किया है? सिर्फ संख्या पर ध्यान दिया है। किस पर? एक नंबर पर ध्यान दिया है, एक संख्या पर ध्यान दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर कौन से होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड होगा, जिनका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, प्लस में डायरेक्शन होगी। जिनके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, मान होगा, साथ साथ उनकी क्या होगी? दिशा भी होगी। जिनके पास मान और दिशा दोनों होती हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। एग्जांपल लेते हैं गाइस, कोई ऐसा एग्जांपल देखो गाइस, समझते हैं। अब आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, तो जाते वक्त अगर मैं कहूं, छोटी सी बात लेके चलते हैं, केरला इज 3000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली। मैंने कहा जो केरला है, जो केरल है, केरला, वो दिल्ली से लगभग 3000 किलोमीटर। हम वैसे कह रहा हूं, यहाँ पे कोई मेजर करने मत बैठ जाना कि नहीं सर मैंने गूगल किया इसका आंसर इतना था, नहीं। केरला दिल्ली से कितना है? 3000 किलोमीटर दूर है। किस दिशा में? डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में। किसमें? दक्षिण दिशा में। तो गाइस ये जो मात्रा है, ये क्या है? ये आपकी वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। किस डायरेक्शन में? अब मैं कह दूं भाई दिल्ली से, ये मेरा रहा मान लो दिल्ली, ठीक है,
दिल्ली से मैंने कहा 3000 किलोमीटर, भाई साहब पिटवाओगे, शायद लगता है चाइना पहुंच जाओगे। और वैसे भी आजकल चाइना के साथ थोड़ी बहुत तू मैं चल रही है, ठीक है। या फिर पीओके पहुंच जाओगे, वहां तो फिर है ना गन गन गाए जा। तो यहाँ पर इस तरफ हम क्या की, ये दिल्ली था, दिल्ली से हम किस तरफ चले, नॉर्थ की तरफ चले। नॉर्थ की तरफ अगर 3000 किलोमीटर हम चलते हैं तो लगभग चाइना या पाकिस्तान की तरफ पहुंच जाएंगे। अब मैं कहता हूं इससे साउथ की तरफ चलेंगे। हाँ ये बात बिल्कुल सही है भाई, साउथ में चले तो लगभग हम कहाँ पहुंच जाएंगे, केरला पहुंच जाएंगे। अगर इससे मैंने क्या कहा, हम ईस्ट की तरफ चले, तो ईस्ट की तरफ चलेंगे तो ईस्ट में हम कहाँ पहुंच जाएंगे, लगभग वेस्ट बंगाल के पास हम पहुंच जाएंगे। अब मैं कहता हूं कि भाई इससे हम दिल्ली से 3000 किलोमीटर वेस्ट में चले, फिर से पिटवाने का काम आप सभी करने वाले हैं। हम कहाँ पहुंच सकते हैं, पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। अंदाजा लगा रहा हूँ, कोई मेजरमेंट मत करना सर एग्जैक्ट कितना होता, बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस ये क्या था, तो यहाँ पर जो 3000 किलोमीटर है, संख्या तो है ही है, संख्या तो यहाँ भी थी, संख्या यहाँ भी है, परंतु यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ पर जो क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी के बारे में आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। अगर आप जब तक ये नहीं कहोगे कि केरला साउथ में है, ठीक है, तो वो इंसान कहाँ जाके पिटेगा, चाइना में जाके पिटेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं वेक्टर का। गाइस आपने मूवी देखी होगी धमाल, आपने क्या देखा होगा, धमाल मूवी देखी होगी, काफी सारे बच्चों ने कौन सी मूवी देखी होगी, धमाल, ठीक है। जो धमाल फिल्म देखी है गाइस, धमाल फिल्म में एक वो वर्ड सुना होगा कि सेल्फ सस्टेन गार्डन, ऐसा ही कुछ एक गार्डन है गोवा के अंदर, और उसके अंदर क्या है, एक बड़े से डब्लू के नीचे आपको क्या था, खजाना दबा हुआ था। अब हुआ क्या, होना क्या था, अब वो जो इंसान मर रहा था, कौन थे पता नहीं, वो कोई भी कलाकार थे जो मतलब उस टाइम मर रहे थे, और वो 10 करोड़ के बारे में बता रहे थे। सपोज करके चलो वो बस इतना बता पाते, पूरी कहानी समझेंगे, दोबारा से समझते हैं। उस कलाकार की गाड़ी आती है और एक्सीडेंट हो जाता है, वो गिर जाते हैं। बाकी जो हमारे 4 एक्टर्स थे, जो भी हैं, जो 4 एक्टर्स थे, रितेश देशमुख है या जो भी हैं, वो 5 4 कलाकार उनके पास पहुंचते हैं, उनसे जाके पूछते हैं, हाँ भाई साहब कैसे, तो वो कहता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, एक राज बताता हूँ कि मैंने गोवा में सेल्फ सस्टेन गार्डन के अंदर 10 करोड़ रुपए छुपाए हैं। तो वो कहते हैं कि भाई 10 करोड़ कहाँ, गोवा में, कहाँ पर, सेल्फ सस्टेन गार्डन के अंदर। ओके, गोवा के अंदर एक गार्डन में 10 करोड़ रुपए हैं। तो फिर पूछते हैं गार्डन में कहां पर, तो वो कहता है कि एक डब्लू के नीचे, एक प्राकृतिक नेचुरल डब्लू के नीचे वो क्या है, वो है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और वो कहता है और सुनो, क्या कहता है, सुनो यार पूरी बात, वो कहते हैं चलना फिर से आगे क्या काम, 10 करोड़ मिल गए, जा भाड़ में, इतनी बात समझ में आई। अब कंडीशन क्या हुई, वो वहां से पहुंचे कहां, सेल्फ सस्टेन गार्डन के अंदर पहुंचे, ठीक है। उस गार्डन के अंदर पहुंचते हैं और मान लो उन्हें ये डब्लू मिल जाता है, ये क्या मिल जाता है, डब्लू मिल जाता है। वेक्टर समझा रहा हूं गाइस, अच्छे से समझना। अब वो कहते हैं कि यार 10 करोड़ रुपए तो यहाँ होने चाहिए, और एक बात और उन्हें कही गई कि उस डब्लू के आसपास, ठीक है, उस डब्लू के आसपास कुछ मान लो 1 किलोमीटर के रीजन, 1 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा लगेगा यार, हम मान लेते हैं 50 मीटर, 50 मीटर के क्षेत्र के अंदर, रीजन के अंदर कुछ वो डब्लू के 50 मीटर के रीजन के अंदर वो क्या हैं, पैसे दबे हुए हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है भाई, सोचता है इस डब्लू से इस तरफ 50 मीटर होगा, तो या इस तरफ 50 मीटर होगा, या इस तरफ 50 मीटर होगा, या इस तरफ 50 मीटर होगा, समझ आ गई। अब इंसान सोचे यार चलो चारों तरफ से डब्लू को खोद डालते हैं, 50-50 मीटर चारों तरफ से खोद देते हैं। उसने क्या किया, डब्लू के चारों तरफ 50-50 मीटर खोद दिया। अब फिर से एक समस्या है, उसे खजाना अभी भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि 50 मीटर गहराई में भी तो हो सकता है। तो लग गई बात, अब इतना खोदेगा तो किसी को पता चल जाएगा, 10 करोड़ में से कुछ नहीं मिलेगा, पुलिस उसे उठा ले जाएगी। तो यहाँ पर समझने के लिए क्या जरूरी था, काश वो इंसान क्या पूछ लेता, डायरेक्शन पूछ लेता, दिशा पूछ लेता। अगर वो पूछ लेता कि भाई वो 10 करोड़ रुपए कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, क्या पूछ लेता कि 10 करोड़ रुपए यहाँ पर हैं, इस डायरेक्शन में हैं,
तो उसे इतना दुखी नहीं होना पड़ता। तो वेक्टर के लिए जरूरी क्या है भाई, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है समझ में आ गया होगा ना। वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या जरूरी होता है, डायरेक्शन भी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। पहले केस में आपने किसी को पाकिस्तान में चाइना में पिटवा दिया था, दूसरे केस में 10 करोड़ हाथ आए चले गए यार, बहुत बुरा हुआ। ठीक है, अब छोटे से डिफरेंस समझते हैं गाइस। स्केलर और वेक्टर को हम सोल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत मानते हैं। स्केलर और वेक्टर के बारे में एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं। देखो स्केलर वो क्वांटिटी होती हैं, अगर कहें तो इनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड, बट सम कंडीशंस के अंदर कुछ, अगर फिजिक्स के लॉज की बात करें, फिजिक्स के नियम की बात हम करें, तो स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड तो होता है पर इनकी डायरेक्शन ऑटोमेटिक पहले ही फिक्स होती है। ठीक है, इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिक फिक्स होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूं, प्लस में फिक्स डायरेक्शन मैंने शब्द दिया। देखो स्केलर वो भी होते हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ही ना हो। स्केलर वो भी होते हैं जो कि उनका मैग्नीट्यूड होगा पर उनकी डायरेक्शन क्या होगी, पहले से ही फिक्स होगी। जिनका क्या होगा, देखो गाइस क्लियर करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो भी स्केलर है, और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है तो भी स्केलर है। पर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, पहले से ही फिक्स होनी चाहिए, उन्हें क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। उदाहरण लेते हैं गाइस, हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हीट फ्लोज। मैंने कहा हीट फ्लोज बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच, 20 डिग्री सेल्सियस के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। ये मेरा आज का क्या था, वर्ड था। क्या 100 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। हीट फ्लोज बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ये गाइस एग्जांपल क्यों लेता हूं, बहुत ही आसान एग्जांपल है, आपको पता है 100 से 20 की तरफ हीट हमेशा मूव करेगी। ठीक है, जो आपकी हीट है वो कहां से कहां मूव करेगी, 100 से 20 की तरफ मूव करेगी। ठीक है, 100 से 20 की तरफ आपकी क्या मूव करेगी, हीट मूव करेगी। तो गाइस क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, हमने कहा कि 100 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस की तरफ हीट का आपका मूवमेंट होता है। तो यार हमें हमेशा पता है कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो कहां से होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा हीट मूवमेंट होती है। तो ये डायरेक्शन ऑटोमेटिक फिक्स है, इसलिए हीट को हम क्या लेते हैं, एक स्केलर लेते हैं। हीट को हम एक हमेशा क्या लेते हैं, स्केलर लेते हैं। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हीट क्या है, स्केलर है, क्योंकि डायरेक्शन ऑटोमेटिक फिक्स है। अदरवाइज वो आपको डायरेक्शन दे देगा, अगर वो चेंज होगी डायरेक्शन के अंदर तो वो आपको डायरेक्शन के अंदर चेंज बता देंगे। ठीक है, आगे कुछ बातें पॉइंट है जो हमेशा याद रखना। स्केलर जो होते हैं गाइस, स्केलर हमेशा क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। ये पॉइंट हमेशा याद रखना है। कैसे रहते हैं ये एग्जांपल मैं आपको जरूर दूंगा। वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। तीनों मात्राएं हो सकती हैं, वेक्टर के नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। स्केलर हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो स्केलर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, तो साथ साथ याद रखना इसके कुछ एग्जांपल हम करेंगे। क्या है, 5, 10, 20, मतलब मैथ्स के जो नंबर हैं, मैथ्स के जो नंबर हैं वो सारे क्या हैं, स्केलर हैं। अगली बात, मास जो है वो क्या है, स्केलर है। वॉल्यूम जो है वो क्या है, स्केलर है। एरिया क्या है, स्केलर है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। स्पीड क्या है आपकी, स्केलर है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर होती हैं। मास को हिंदी में द्रव्यमान बोलते हैं, मास को हिंदी में द्रव्यमान बोला जाता है। वॉल्यूम को आयतन बोला जाता है।
एरिया को क्षेत्रफल बोला जाता है और डिस्टेंस को आपका क्या बोला जाता है, दूरी बोला जाता है। स्पीड को आपका क्या बोला जाता है, चाल बोला जाता है। स्पीड को आपकी क्या बोला जाता है, चाल बोला जाता है। वैसे ही जो वेक्टर होते हैं ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। इनका एग्जांपल हम लेंगे तो इनका एग्जांपल आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जिस डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में विस्थापन कहा जाता है। डिस्प्लेसमेंट जिसे हिंदी में विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। वेलोसिटी जिसे हिंदी में वेग कहा जाता है। फोर्स जिसे हिंदी में बल कहा जाता है। ये सारे क्या हैं, आपके वेक्टर हैं। तो ध्यान रखेंगे वेक्टर स्केलर क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड हो या फिर जिनके पास फिक्स डायरेक्शन हो वो स्केलर होते हैं। वेक्टर क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड तो है बट उनकी डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। डायरेक्शन हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे किसके बारे में, स्केलर के बारे में, कि जो वेक्टर जो होते हैं उनका मैग्नीट्यूड होता है बट उनकी डायरेक्शन हमें क्या करनी पड़ती है, स्पेसिफाई करनी पड़ती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तक आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर देना। फिर से आप सभी से एक रिक्वेस्ट है गाइस कि ज्यादा से ज्यादा मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। मुझे कम से कम कितने चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ताकि मैं लाइव आ सकूं। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोगों में इतना दम है, अगर आप चाहें तो सिर्फ 2 दिन के अंदर ये टारगेट पूरा हो सकता है और फिर मैं आपके सामने लाइव आऊंगा। और लाइव कमेंट सेक्शन के अंदर जब मैं लाइव आपको क्लास दे रहा हूँ तो आप अपने क्वेश्चन वहां की वहां पुट कर सकते हैं और उसी समय क्या ले पाएंगे, आंसर ले पाएंगे। तो प्लीज गाइस आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। फिर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पीडीएफ कोई भी टेस्ट की या किसी भी इंग्लिश की जो क्लासेस होती हैं वो कैर की, तो टेलीग्राम पर आप सर्च करना इनसाइट्स एजुकेशन हब। इनसाइट्स एजुकेशन हब के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और ऐसे ही अगर आप फेसबुक पर भी सर्च करेंगे तो इनसाइट्स एजुकेशन हब का आपको पेज मिल जाएगा। वहां पर आकर आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं गाइस। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं वेक्टर और स्केलर के बारे में। तो गाइस जो स्केलर होते हैं, स्केलर को आज तक हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, ये किया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है हमारी गाइस, जेड एक्सिस होती है। मतलब 3 धुरियां होती हैं, 3 धुरियां होती हैं, एक्स धुरी, वाई धुरी और जेड धुरी। एक्स धुरी, वाई धुरी और जेड धुरी, 3 धुरियां होती हैं जिनके ऊपर हमें क्या करना होता है, स्केलर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेक्टर की अगर बात की जाए तो वेक्टर में यही धुरियां बदल जाती हैं। कैसे बदलती हैं, ये आई कैप होगा, ये जे कैप होगा और ये के कैप होगा। वेक्टर के अंदर ये धुरियां कैसे बदलेंगी गाइस, एक्स की तरफ से हम क्या ले देंगे, देखो गाइस स्केलर के अंदर उसे क्या नाम दिया गया, एक्स एक्सिस नाम दिया गया। वेक्टर के अंदर उसी को क्या नाम दिया गया, आई कैप नाम दिया गया। स्केलर के अंदर उसे क्या नाम दिया गया, वाई एक्सिस नाम दिया गया। वेक्टर के अंदर उसे ही क्या नाम दे दिया, जे कैप नाम दे दिया, ठीक है। और जेड एक्सिस के अंदर क्या नाम दे दिया, उसे जेड एक्सिस कहा गया। तो वेक्टर के अंदर उसे किसमें बदल दिया गया, के कैप के अंदर बदल दिया गया। ये जो कैप शब्द का मतलब होता है गाइस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक एकल सदिश को। किसको, इकाई या एकल सदिश को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब होता है इसका मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, 1 होगा। जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उन वेक्टर को क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब देखो गाइस अब बात क्लियर करते हैं, आई कैप क्यों है, मैं इसे सिर्फ एक्स एक्सिस ये आई जे के ही क्यों कहेंगे ये समझेंगे, ठीक है। इनका मतलब क्या है गाइस, आई कैप का मतलब है कि वो कौन सी डायरेक्शन बताएगा, एक्स डायरेक्शन बताएगा। आई कैप का मतलब है वो कौन सी डायरेक्शन बताएगा, एक्स डायरेक्शन बताएगा। बट उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, 1 होगा। मतलब एक वेक्टर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी था, डायरेक्शन भी थी, एक ऐसा वेक्टर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी था
और डायरेक्शन भी थी, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। पर मैग्नीट्यूड का मान कितना हो गया, 1। मैग्नीट्यूड का मान कितना है, 1। तो मैग्नीट्यूड से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ क्या बची, डायरेक्शन। सिर्फ क्या बची, डायरेक्शन। देखो गाइस क्या है, ये मैंने m लिख लिया और ये मैंने d लिख लिया, समझ लेना। ये क्या है, हमारा d है, ये m है। m का मान कितना, 1। m का मान कितना, 1। तो m की कोई वैल्यू नहीं रही, m 1 है तो वो सबको पता है, उसको लिखे ना लिखे कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ क्या बचा, d। क्या बचा, डायरेक्शन बची, d बचा। तो जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर कौन, आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही j कैप किसे रिप्रेजेंट करेगा, y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और j कैप k कैप किसे रिप्रेजेंट करेगा, z डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप गाइस आपको यहाँ तक वेक्टर क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास के अंदर हम वेक्टर की टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड लॉज ऑफ वेक्टर करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर और लॉज ऑफ वेक्टर, उससे अगले सेशन के अंदर हम वेक्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस फिर से आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसमें उसको पहुंचाएं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसे देख पाएं, ठीक है। और जितना ज्यादा वो देखेंगे, 1000 सब्सक्राइबर उतनी जल्दी पूरी होंगे और फिर मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा पाऊंगा। तो गाइस इस सेशन के अंदर हम इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।